नमस्कार। आज हम संविधान के उन 20 अनुच्छेदों को समझने वाले हैं जो भारत की कुछ सबसे जरूरी संस्थाओं की शक्तियों को तय करते हैं। सही मायनों में ये वो अनुच्छेद हैं जो हमारी पूरी शासन व्यवस्था की नींव हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे ये 20 अनुच्छेद मिलकर भारत के गवर्नेंस को चलाते हैं, ये देश के कामकाज को दिशा कैसे देते हैं। चलिए इस बड़ी सी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारा पहला और सबसे अहम स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। ये हमारे देश में कानून का आखिरी रखवाला है, न्याय का सबसे ऊंचा शिखर। आइए देखते हैं कि इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, अनुच्छेद 141 बहुत ही जबरदस्त है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सिर्फ उस एक केस तक सीमित नहीं रहता। वो फैसला पूरे देश के लिए एक न्यायिक मिसाल बन जाता है, मतलब एक तरह का कानून जिसे देश की हर छोटी बड़ी अदालत को मानना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतें दिखाई देती हैं। एक तरफ है अनुच्छेद 142, जो कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी कैसा भी आदेश देने की एक असाधारण शक्ति देता है। सोचिए, अगर किसी केस में कोई कानून न्याय नहीं कर पा रहा तो कोर्ट इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके इंसाफ कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ है अनुच्छेद 143, जिसके तहत राष्ट्रपति उनसे सलाह मांग सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर है। तो एक है एक्टिव पावर और दूसरी है एडवाइजरी। और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को और मजबूत बनाता है अनुच्छेद 144। ये साफ कहता है कि देश के सभी सिविल और जुडिशियल अधिकारियों का ये फर्ज है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करवाने में उसकी पूरी मदद करें। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, CAG यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये संस्था हमारे देश के सरकारी खजाने की रखवाली करती है। सरकार के हर एक पैसे के खर्च पर इसकी पैनी नजर होती है। तो CAG को कौन नियुक्त करता है? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये जानकारी एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो CAG का असली काम क्या है? अनुच्छेद 149 के हिसाब से वो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी खातों का ऑडिट करते हैं। मतलब सरकार का एक एक रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, ये सब जांचते हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रपति को ये भी सलाह देते हैं कि सरकारी खाते किस फॉर्मेट में रखे जाने चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कैसे काम करती है। CAG अपनी रिपोर्ट सीधे सरकार को नहीं देता, बल्कि केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। और फिर ये रिपोर्ट संसद या विधानसभा में रखी जाती हैं, जहां इन पर खुली बहस होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, यानी राज्यपाल। ये राज्य के लेवल पर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी का काम भी करते हैं। संविधान का आर्टिकल 153 बिल्कुल साफ कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, पर इसमें एक लचीलापन भी है। एक ही व्यक्ति को 2 या उससे ज्यादा राज्यों का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? जवाब है 35 साल। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसे याद रखना भी काफी आसान है। तो इस पद के लिए और क्या शर्तें हैं? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी हो जानी चाहिए और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की मर्जी तक ही पद पर बने रहते हैं। तो इन तीनों पिलर्स को समझने के बाद चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। इन आर्टिकल्स को उनके काम से जोड़कर याद रखना सबसे आसान है। जैसे अनुच्छेद 141 मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट, 143 मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह देने की शक्ति, 148 से 151 सीधे सीधे CAG से जुड़े हैं और 153 से 160 राज्यपाल से। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने इन संस्थाओं की शक्तियों को अलग अलग तो समझ लिया, पर यह सोचना भी तो जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट, CAG और राज्यपाल के बीच का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, वो असल में हमारे लोकतंत्र के रोज के कामकाज पर कैसे असर डालता है।